जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 15 जनवरी 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 80। 2025 में भारत की रैंक 85 थी और अब 2026 में कितनी रैंक हो गई है? 80 हो गई है। तो हैनली पासपोर्ट इंडेक्स को हैनली एंड पार्टनर्स नामक संस्था के द्वारा जारी किया गया है जो कि लंदन में स्थित है। 2026 के संस्करण में इस इंडेक्स में 277 देश और क्षेत्र शामिल किए गए थे। तो 2026 की इस रैंकिंग में भारत 80वें नंबर पर पहुंच गया है। तो भारतीय पासपोर्ट धारक अब 55 गंतव्यों पर वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं, यानी 55 देशों की वो वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। अगर हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की बात करें तो वो सिंगापुर का है, दूसरे नंबर पर जापान और साउथ कोरिया का, तीसरे नंबर पर है डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड का, चौथे नंबर पर है ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, नीदरलैंड और नॉर्वे का, पांचवें नंबर पर है हंगरी, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और यूएई। तो ये टॉप 5 आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, टॉप 10 भी नोट कर सकते हैं। 10वें नंबर पर अमेरिका है, इस बात को आप याद रखिएगा। सबसे कमज़ोर पासपोर्ट की बात करें तो वो अफ़गानिस्तान का है, और फिर सीरिया, इराक, पाकिस्तान और यमन, और 97वें नंबर पर है सोमालिया। पाकिस्तान 98वें नंबर पर। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के लिए कौन सी थीम चुनी है? आंसर हो जाएगा बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने जा रहा है। तो इसी के चलते भारत ने इसके लिए वेबसाइट, थीम और लोगो को लॉन्च किया है। थीम क्या है? लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, यानी बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। देखिए, जो नया लोगो जारी किया गया है वो इस प्रकार से दिखता है 2026 के लिए, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ब्रिक्स लिखा हुआ है और यहाँ पर इंडिया 2026। दोस्तों जो नया लोगो है वो एकता में विविधता का प्रतीक है, और इसके अलावा इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो ब्रिक्स के जो मेंबर हैं उनके कलर्स को दिखाती है। भारत इससे पहले 2012, 16 और 21 में भी ब्रिक्स की अध्यक्षता कर चुका है। ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो यह उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी रूस के एकातेरिन वर्ग में। इसके जो मूल सदस्य हैं वो हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था, इस बात को आप याद रखिएगा। वर्तमान में इसके 10 सदस्य देश हैं जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया है। प्रमुख सम्मेलन डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP30 2025 का आयोजन बेलेम, ब्राज़ील में हुआ था। G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। SCO शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन तियानजिन, चाइना में। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कुआलालंपुर, मलेशिया में। G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाना स्किस, कनाडा में। और विश्व आर्थिक मंच 2025 का जो सम्मेलन था ये दावोस, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भाजपा केरल प्रदेश अध्यक्ष कौन है जिन्होंने राज्य का नाम बदलने की मांग की है? आंसर हो जाएगा राजीव चंद्रशेखर। तो दोस्तों भाजपा के केरल के अध्यक्ष हैं राजीव चंद्रशेखर। तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिख कर के राज्य का आधिकारिक नाम केरल से बदलकर केरलम करने की मांग की है। उन्होंने ये कहा है कि जो केरलम शब्द है ये मलयालम भाषा से संबंधित है और राज्य की सांस्कृतिक पहचान को भी दर्शाता है।
राजीव चंद्रशेखर ने पत्र में यह भी बताया है कि इससे पहले जून 2024 में केरल विधानसभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने की मांग की गई थी। दोस्तों, भारत में किसी भी राज्य का नाम बदलने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। यानी राज्य की जो विधानसभा होती है वो इस राज्य का नाम नहीं बदल सकती है, संसद नाम बदल सकती है। यह शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत दी गई है। यानी कि अनुच्छेद 3 में इस बात का वर्णन है कि संसद किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। दोस्तों, अनुच्छेद 3 संसद को क्या अधिकार देता है, तो इसको समझ लेते हैं। तो अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है, किसी राज्य को विभाजित कर सकती है, किसी राज्य को मिलाकर के नया राज्य बना सकती है और किसी राज्य का नाम बदल सकती है। तो ये अधिकार दिए गए हैं संसद को अनुच्छेद 3 में। दोस्तों, किसी भी राज्य के नाम बदलने की प्रक्रिया क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। तो इसमें संसद में एक प्रस्ताव यानी बिल लाया जाता है, बिल पेश किया जाता है, फिर राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य की विधानसभा के लिए पास कराने के लिए भेजते हैं। राज्य विधानसभा अपनी राय देती है, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं होती है। संसद बिल पारित कर देती है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाता है और नाम बदल जाता है। तो यह पूरी प्रोसेस होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग का निधन कब हुआ है? आंसर हो जाएगा 11 जनवरी 2026 को। तो दोस्तों, प्रसिद्ध सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग का 11 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में निधन हुआ है। प्रशांत साल 2007 में इंडियन आइडल सीजन 3 के विनर थे, जिसके बाद उन्हें काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी, काफ़ी फेमस हुए थे। उनका जन्म 1983 में हुआ था और आपको याद रखना है कि उन्होंने 2010 में नेपाली हिट फिल्म गोरखा पल्टन से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में भी की थी। दोस्तों, हाल ही में हुए निधन डिस्कस करते हैं। तो विलियर्ड्स के खिलाड़ी मनोज कोठारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कवेंद्र पुरकायस्थ, फ्रांस की अभिनेत्री और गायिका ब्रिगिट बारडॉट, इंग्लैंड के पूर्व महान खिलाड़ी रॉबिन स्मिथ, बांग्लादेश की पहली महिला पीएम खालिदा जिया, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ह्यू मॉरिस, हिंदी के साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल, पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल और बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र देओल का हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लोहड़ी पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया गया है? तो नॉर्थ इंडिया में या उत्तर भारत में लोहड़ी पर्व हाल ही में मुख्य रूप से मनाया गया है। तो लोहड़ी उत्तर भारत का एक प्रमुख शीतकालीन पर्व है, यानी कि ठंडियों के दिनों में ये मनाया जाता है, जिसे खासकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में मनाया जाता है। यह त्यौहार सर्दी के अंत और लंबे व गर्म दिनों के आगमन का प्रतीक होता है। लोहड़ी हर साल 13 जनवरी को मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाई जाती है। यह दिन सूर्य के उत्तरायण होने और सर्दी से बसंत की ओर धीरे धीरे बढ़ते परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। कुछ इम्पॉर्टेंट त्यौहार और उत्सव डिस्कस करते हैं, जैसे पोंगल तमिलनाडु में, ओणम केरल में, बिहू असम में, छठ पूजा बिहार यूपी में, बैसाखी पंजाब में, उगादी आंध्र प्रदेश कर्नाटक में, विशु केरल में, गणगौर राजस्थान में और नुआखाई त्यौहार ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 25वीं अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक प्रतियोगिता 2025-26 का समापन कहाँ हुआ है? पारादीप बंदरगाह में। तो दोस्तों, 25वीं अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक प्रतियोगिता 2025-26 का समापन पारादीप बंदरगाह में स्थित जयदेव सदन में हुआ है। इसका आयोजन पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण के द्वारा किया गया था और आपको याद रखना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह प्राधिकरण को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए चैंपियन घोषित किया गया है और उप विजेता मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण को घोषित किया गया है। ठीक है, तो चैंपियन कौन रहा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह प्राधिकरण, और उप विजेता कौन रहा है? मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण। भारत के प्रमुख बंदरगाह डिस्कस करते हैं। तो दीनदयाल, जिसे पूर्व में कांडला बंदरगाह बोला जाता था, ये गुजरात में है। मुंबई महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है महाराष्ट्र में, और मोर मुगाव गोवा में, न्यू मैंगलोर कर्नाटका में, कोचीन केरल में, चेन्नई तमिलनाडु में,
और कामराजार, जिसे पहले एन्नौर बोला जाता था, ये तमिलनाडु में, BO चिदम्बरनार तमिलनाडु में, और विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, 16वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। तो भारत और मलेशिया 14 से 16 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाली 16वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक और आतंकवाद विरोधी विषय पर आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र सर्वेक्षण समूह की सह अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में आसियान और संवाद भागीदार देशों के सदस्य शामिल होंगे और बैठक की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और बहुपक्षीय आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियों की योजना बनाई जाएगी। ठीक है, तो आसियान की अगर हम बात करें तो इसे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस बोला जाता है। स्थापना इसकी 8 अगस्त 1967 में हुई थी। उद्देश्य इसका क्षेत्रीय सहयोग और शांति बनाए रखना है। 11 इसके मेंबर हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इसके अलावा तिमोर लेस्ते 2025 में शामिल हुआ है। भारत आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन इसका संवाद साझेदार है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। आसियान शिखर सम्मेलन में व्यापार, सुरक्षा, पर्यावरण और राजनीतिक स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है। आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष 2026 को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मकर बिलक्कू उत्सव किस राज्य के सबरीमाला मंदिर में मनाया गया है? तो यह केरल के सबरीमाला मंदिर में मनाया गया है। तो केरल के सबरीमाला पहाड़ी मंदिर में मकर बिलक्कू उत्सव मनाया गया है। मकर बिलक्कू केरल के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक माना जाता है। इसे मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। इसमें भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है और भगवान अयप्पा की पूजा का ये सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इसमें मकर ज्योति खास आकर्षण होती है, जिसमें आकाश में दिखने वाला दिव्य प्रकाश होता है, जिसे भक्त शुभ संकेत मानते हैं। बाकी इसमें तिरुवाभरणम शोभा यात्रा भी निकाली जाती है और दीपाराधना यानी आरती भी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला स्वदेशी लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर किस नाम से लॉन्च किया है? तो ये स्कॉर्प नाम से लॉन्च किया है। तो देखिए दोस्तों, भारत ने अपना पहला स्वदेशी लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर स्कॉर्प नाम से लॉन्च किया है और इसे IIT कानपुर में एक्स टेरा रोबोट्स नामक जो स्टार्टअप है या कंपनी है, उसने तैयार किया है। इस रोबोट में पैरों से चलने की क्षमता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार का रोबोट बनाया गया है, जिससे यह सीढ़ियां चढ़ सकता है, ढालान, मलबा और असमान सतहों पर भी चल सकता है। इसमें रोबोटिक आर्म है, जिससे यह वस्तुओं को पकड़ने, उठाने और जटिल कार्य करने की क्षमता रखता है। यहाँ पर आप इसके आर्म देख सकते हैं और यह सीमावर्ती क्षेत्रों और खतरनाक अभियानों के लिए उपयोगी होगा। भूकंप, आग या औद्योगिक दुर्घटनाओं में बचाव कार्य में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं महासभा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अबू धाबी UAE में इसका आयोजन हुआ है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं महासभा 10 से 12 जनवरी 2026 तक अबू धाबी UAE में आयोजित की गई थी। इसमें सदस्य देश शामिल हुए थे और इन देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा के प्रसार और 2030 तक ऊर्जा क्षमता को 2 गुना करने के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। भारत ने इस महासभा में अपनी PM कुसुम परियोजना का प्रदर्शन भी किया था। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की, तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी वॉन, जर्मनी में। दुनिया भर में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और सहयोग को बढ़ावा देता है। इसका मुख्यालय अबू धाबी UAE में है और भारत इसका संस्थापक सदस्य है। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं फ्रांसेस्को ला कैमरा। दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, ये सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। जो प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको लूसेंट GK का कोर्स मिलेगा, जो कि मेरा कोर्स है, जिसमें हम लूसेंट को बहुत ही सरल तरीके से आसान भाषा में समझने वाले हैं। अगर आप इस कोर्स को अभी ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए कूपन कोड यूज करने लूसेंट 500। इसमें हम पूरी लूसेंट को बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। इसमें
फ्री क्या मिलेगा, तो इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने का टेस्ट और इसके अलावा 12 महीने के मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। दोस्तों, टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको 12 महीने की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक जीके जीएस क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट, करेंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट आपको मिलेगा और कॉम्बो पैक भी आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिलेगा राजा गुप्ता सर का। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है न्यू ईयर 900, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। 3 साल की इसकी वैलिडिटी है। इस कोर्स को लेने में अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है या फिर इससे संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फ्री में आपको वही सब मिलने वाला है जो आपको लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। केरल का पहला बटरफ्लाई अभ्यारण्य कौन बना है? अरलम। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर किस संस्थान ने लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास। एलिसा हीली किस देश की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। 5वां त्रिसैनिक वयोवृद्ध दिवस परेड कहाँ आयोजित की गई है? मुंबई। डीआरडीओ ने हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण महाराष्ट्र के केके रेंज अहिल्यानगर में किया है? MPATGM। मेजर स्वाति शांता कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार। असम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी कौन सा सैटेलाइट लॉन्च करेगा? लाचित 1। हाल ही में जैनपोरा में बौद्ध स्तूपों और बस्तियों का पता लगाया गया है। यह किस राज्य के शासित प्रदेश में है? जम्मू कश्मीर। साझा शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? डिघी हिल्स रेंज पुणे में। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने हाल ही में कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? 4। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक डिस्कस करेंगे। जैसे भारत का राष्ट्रीय स्मारक ताजमहल आगरा में है, इटली का राष्ट्रीय स्मारक झुकी हुई मीनार है पीसा में, और रूस का राष्ट्रीय स्मारक है क्रेमलिन मॉस्को में, यूनान का राष्ट्रीय स्मारक है पार्थनान एथेंस में, जापान का राष्ट्रीय स्मारक है इंपीरियल पेरिस टोक्यो में, चीन का राष्ट्रीय स्मारक है ग्रेट वॉल उत्तरी चाइना में, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय स्मारक है ओपेरा हाउस सिडनी, मिस्र का राष्ट्रीय स्मारक है पिरामिड गीजा, और फ्रांस का राष्ट्रीय स्मारक है एफिल टावर पैलेस, और डेनमार्क का राष्ट्रीय स्मारक है पवन चक्की किंडर डिज, और यूएसए का राष्ट्रीय स्मारक है स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि न्यूयॉर्क में है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो पूछा गया था, कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका आंसर था ऑस्ट्रेलिया। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, हैनेली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको ई बुक PDF सभी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी। 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की PDF आपको ऐप पर मिल जाएंगी। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।